वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन हो या नवोदय विद्यालय समिति या नेस्ट यानी कि नेशनल एजुकेशन फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, तो इसमें जो टीचर्स होते हैं इनको ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय माना जाता है। टेक्निकली भारत सरकार के एम्प्लॉय नहीं माना जाता है, जिस वजह से अभी तक इन लोगों को जो भी केवीएस के कर्मचारी हैं या नवोदय या ईएमआरएस के कर्मचारी हैं, उनको अभी तक सीजीएचएस की सुविधा एक्सटेंड नहीं की जाती थी, क्योंकि सीजीएचएस मोस्टली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डायरेक्ट एम्प्लॉय होते हैं, सपोज कोई रेलवे का एम्प्लॉय है, कोई इनकम टैक्स का एम्प्लॉय है, कोई सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का एम्प्लॉय है, तो वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कहलाते हैं। तो उनको सीजीएचएस की डायरेक्टली फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती थी, बट जो टीचर्स हैं हमारे केवीएस नवोदय या ईएमआरएस वगैरह के, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का टीचर ना मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्टली एम्प्लॉय ना होने के कारण सीजीएचएस की फैसिलिटी एक्सटेंड नहीं की जाती थी। केवीएस में ये फैसिलिटी पिछले कुछ समय में एक्सटेंड की गई थी, बट वो सीजीएचएस कवर्ड सिटीज़ में भी, वो भी दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई में ये सुविधा उपलब्ध थी, शायद बेंगलुरु में भी। बट अब ये केंद्रीय विद्यालय संगठन में ये जो सुविधा है वो सभी सर्विंग और एज वेल एज रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को ये सुविधा एक्सटेंड कर दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, अब सभी को सीजीएचएस की फैसिलिटी मिलेगी। तो एक बहुत ही बड़ा कदम है भारत सरकार की तरफ से, और केंद्रीय विद्यालय संगठन के एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी लंबे समय से ये डिमांड रही है केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों की कि हम लोगों को भी सीजीएचएस की सुविधाएं एक्सटेंड की जाए। तो उसके रिगार्डिंग मैंने पिछले लगभग 1.5 या 2 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें जो आपका हेल्थ मिनिस्ट्री है उसका एक लेटर था, उसमें सीजीएचएस की फैसिलिटीज़ केवीएस को एक्सटेंड करने की बात की गई थी। और सेम उसके रिगार्डिंग आज 4 नवंबर है, तो आज इसके रिगार्डिंग पूरी गाइडलाइंस जो है वो इशू की जा चुकी है। इससे पहले भी एक लेटर आया था, बट उसमें सिर्फ फैसिलिटी एक्सटेंड करने की बात की गई थी, कुछ नया नहीं था। बट ये आज जो लेटर आया है केवीएस हेडक्वार्टर की तरफ से, इसमें सारी जो प्रोसीजर है वो आपको बता दिया गया है कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें होनी हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये सीजीएचएस की फैसिलिटी किस प्रकार आप ले सकते हैं, क्या क्या फॉर्म आपको फिल करने होंगे, किस प्रकार से वेरिफिकेशन, किन एम्प्लॉयज़ का वेरिफिकेशन कौन करेगा, सीजीएचएस की आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो क्या रहेगी, तो उन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के हेडक्वार्टर की तरफ से लेटर जारी किया गया है सभी रीजनल ऑफिस के डेप्यूटी कमिश्नर के लिए और जाइट के डायरेक्टर के लिए ये लेटर जारी किया गया है। इसमें क्या है, देखिए सब्जेक्ट एक्सटेंशन ऑफ सीजीएचएस फैसिलिटीज़ टू ऑल द सर्विंग एज वेल एज रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ ऑफ केवीएस रिगार्डिंग। तो यानी कि केवीएस के जितने भी सर्विंग और रिटायर्ड कर्मचारी हैं उन सभी को सीजीएचएस की फैसिलिटी एक्सटेंड करने की बात की गई है। इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस ऑफिस लेटर इवन डेट नंबर 23/10/2024, ये वाला लेटर जो है मेरे पास है, मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। और जो लेटर मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ ये लेटर भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। तो आप दोनों लेटर आपको ये टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इन लेटर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट द फॉलोइंग गाइडलाइंस में बी एडहेयर्ड टू फॉर इशू ऑफ सीजीएचएस कार्ड एंड सेटलमेंट फॉर मेडिकल क्लेम्स। तो मैंने आपको बताया था कि इससे पहले जो लेटर जारी हुआ था उसमें एक्सटेंशन करने की बात की गई थी। बाकी कुछ जो एसओपी है यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो उसकी बात नहीं थी, तो इसमें पूरा एसओपी दे दिया गया है। तो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए क्या रहने वाला है, देखिए थोड़ा लंबा वीडियो होगा, बट आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। रिटायर एम्प्लॉय जीपीएफ, सीपीएफ, एनपीएस, यानी कि चाहे वो पुरानी पेंशन वाले हों या न्यू पेंशन वाले हों, ऑफ केवीएस कैन ऑप्ट सीजीएचएस फैसिलिटीज एज पर सीजीएचएस गाइडलाइंस प्रोवाइडेड दे विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर एफएमए forthwith. Further, a retired employee once onboarded in CGHS scheme, he she cannot depart from this scheme in future। यानी कि जो भी केवीएस के रिटायर्ड एम्प्लॉई हो, चाहे वो पुरानी पेंशन वाले हैं या नई पेंशन वाले हैं, वो उन सभी को वे सभी ये सीजीएचएस फैसिलिटी ले सकते हैं। बट इसमें एक बात ये है कि जो सीजीएचएस फैसिलिटी को ऑप्ट कर लेंगे यानी कि अपना उसको सेलेक्ट कर लेंगे, वो आगे भविष्य में उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो कोई दिक्कत भी नहीं है। सीजीएचएस इज़ बेटर ऑन कंपेयर टू सीएसएमए रूल 1944। तो
अगला पॉइंट क्या है, द रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ कैन गेट देयर नेम्स रजिस्टर्ड विद एनी ऑफ द सीजीएचएस डिस्पेंसरी नियरेस्ट टू देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस. फर्दर द रिटायर्ड एम्प्लॉय विल बी रिक्वायर्ड टू ऑप्ट for a nearest convenient regional office may be different from where the retirement benefits were settled. His or her claims will be settled and CGHS card will be issued through this office only. The retired employee will be required to submit all medical claims to the regional office only. तो जो रिटायर्ड एम्प्लॉई है वो अपने जो भी मेडिकल क्लेम्स वगैरह हैं वो जो नियरेस्ट रीजनल ऑफिस है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से वो रिटायर हुआ है उसी के पास जाना है, जो भी नियरेस्ट रीजनल ऑफिस है वहाँ पे जा सकता है और अपने जो एग्जिस्टिंग मेडिकल क्लेम्स हैं वो उनको सॉर्ट आउट कर सकता है और फिर उसके बाद एप्लीकेशन देके उस रीजनल ऑफिस से अपना CGHS कार्ड इशू करवा सकता है. द रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट हिज और हर एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट Annexure 1 with a form availing CGHS facilities, Annexure 2 and relevant documents along with CGHS contribution, demand draft, online transaction. ये सब यानी कि CGHS कंट्रीब्यूशन का जो रिसीट होनी चाहिए, यानी कि Annexure 1 Annexure 2 इस लेटर के एंड में है, वो आपको दिखा दिए जाएंगे अभी. तो उसके साथ और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट और जो CGHS कंट्रीब्यूशन की बात है, यानी कि CGHS की जो मंथली फ़ीस है, मंथली आपका जो इंस्टॉलमेंट जाती है उसका आपका एक ट्रांजैक्शन की जो रिसीट है वो लेके जानी पड़ेगी एज एप्लीकेबल एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट to the concerned regional office Jayed headquarter which had released his or her retirement benefit. The copy of the forwarding letter may also be endorsed to the regional office opted for settlement of claims. तो ये सब चीज़ें लेके उनको अपने जो भी रीजनल ऑफिस है जहाँ से उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है वहाँ पे उनको जाना होगा. The regional office which had settled the retirement benefit will verify all relevant data from service record and transfer. Thereafter, issue a letter to discontinue FMA in case of pensioner and forward the same along with all required documents to the opted regional office for CGHS office for issue of CGHS card. The amount required from pensioner need not to be transferred to the concerned regional office. तो इसमें देखिए, इसमें ये बोला है कि जहाँ से उनका रिटायरमेंट हुआ है, सपोज़ कोई बंदा लखनऊ के रीजनल ऑफिस से रिटायर हुआ है ना, और वो रहता सपोज़ चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ के रीजनल ऑफिस के पास में रहता है, तो उसको क्या करना होगा, अपना जो एप्लीकेशन वगैरह है वो वहाँ पे अपने जो जहाँ से रिटायर हुआ है, लखनऊ के रीजनल ऑफिस से सपोज़ रिटायर हुआ है, तो वहाँ पे सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करेगा. वहाँ पे उनका सर्विस जो रिकॉर्ड है वो सब वेरीफाई होगा और उनकी जो FMA फैसिलिटी है जो पेंशनर को मिलती है वो डिसकंटिन्यू की जाएगी और वो सब चीज़ें जो हैं फॉरवर्ड की जाएगी आपके चंडीगढ़ वाले रीजनल ऑफिस को जहाँ पे वो बंदा अब रहता है. तो वहाँ पे उसको फॉरवर्ड कर दी जाएगी और उसी रीजनल ऑफिस से जो चंडीगढ़ का उनका जो पास का रीजनल ऑफिस है वहाँ से उनको CGHS कार्ड इशू कर दिया जाएगा. The opted regional office, as mentioned in point B, after due attestation, forward the same to the concerned CGHS authority along with the amount payable to CGHS as applicable as per the city rates for issue of CGHS card. Further, will maintain the proper records and make necessary entries in CGHS card issuing register मेंशनिंग नेम ऑफ द एम्प्लॉय. ये सब चीज़ें वो करते हुए एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा, उसमें ये सब चीज़ें मेंशन करनी होगी. तो जो सपोज चंडीगढ़ वाला जो उसका पास वाला जो रीजनल ऑफिस था वो जो वहाँ की CGHS अथॉरिटी है उसको उस लेटर को फॉरवर्ड करेगा, उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, और फिर उसके बाद वो जो भी फ़ीस वगैरह है उसके साथ उसको फॉरवर्ड करेगा जिससे कि CGHS कार्ड उनको इशू कर दिया जाए. और फिर CGHS कार्ड बन के उस रीजनल ऑफिस में आ जाएगा, वहाँ से वो बंदा कलेक्ट करेगा, एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा जहाँ पे उनकी सारे पर्टिकुलर्स जैसे नेम ऑफ द एम्प्लॉय कोड, ये सब चीज़ें, डिपेंडेंट के नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप, दुनिया भर की चीज़ें, ये सब मेंटेन किया जाएगा रिकॉर्ड और उनको उसको सिग्नेचर करवा के वहाँ पे वो CGHS कार्ड दे दिया जाएगा. The retired employee will submit his or her claim settlement to the opted regional office. On receipt of medical claim, the concerned regional office will settle the claim within a maximum 21 working days after proper verification. A register for reimbursement of medical claim is to be maintained and separate entry should be made for claim under OPD IPD. तो ये चीज़ें हैं.
और जो मैं आपको बता रहा था कि जो आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो लेटर था, ये 28 जून के लेटर की बात की गई है। मैंने बताया था आपको कि 3-4 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तो वो सेम इसी के बारे में था कि सीजीएचएस कार्ड जो है वो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ वगैरह को भी इशू किया जाए। तो retired employees has to submit necessary documents along with annual contribution of renewal CGHS card at least 3 months prior to the expiry of the regional office। तो इसमें वो लिखा हुआ था कि जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको 1 साल की वैलिडिटी के साथ CGHS कार्ड इशू किया जाएगा और वो हर साल रिन्यू कराना होगा। तो इसमें ये बात जोड़ी गई है कि उनके एक्सपायर होने के CGHS कार्ड एक्सपायर होने के 3 महीने पहले उनको जो है उसको रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन देनी होगी अपने रीजनल ऑफिस में। एज पर 7 CPC द रिवाइज्ड मंथली सब्सक्रिप्शन as decided by the Ministry of Health and Family Welfare to be retired employees availing CGHS facility भी subject to the provision rate as under। तो यानी कि यहाँ पे पे लेवल के अकॉर्डिंग उनका कंट्रीब्यूशन है। तो पे लेवल 1 to 5 वालों को 250 रुपये पर मंथ यानी कि 3000 रुपये पर ईयर देना होगा, और पे लेवल 6 वालों को 5400 रुपये पर ईयर, और 7 to 11 वालों को 7800 रुपये पर ईयर, और पे लेवल 12 वालों को 12000 रुपये पर ईयर आपका कंट्रीब्यूशन फीस जो है वो देनी होगी। द कंट्रीब्यूशन विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पे लेवल एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट विच इज़ लायबल टू चेंज इन फ्यूचर। कॉन्सिक्वेंटली द रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैज़ टू कंट्रीब्यूट एज पर द रिवाइज डेट फॉर अवेलिंग CGHS फैसिलिटीज़। तो सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए क्या रहने वाला है, तो द सर्विंग एम्प्लॉयज़ रिसाइडिंग इन CGHS एरिया कैन ऑप्ट फॉर CGHS फैसिलिटीज़ एज पर CGHS गाइडलाइन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो सर्विंग एम्प्लॉयज़ CGHS एरिया में रह रहे हैं वो CGHS फैसिलिटी ऑप्ट कर सकते हैं CGHS गाइडलाइन के अनुसार। इफ़ द सर्विंग एम्प्लॉयज़ ऑप्ट फॉर अवेलिंग CGHS avail medical facilities under CSMA rules in the CGHS covered area, he will not be permitted to do he will be permitted to do so and but will not be allowed to re-opt for CGHS scheme in same area station। जैसे कि आपको पता है कि अभी तक KVS के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको CSMA रूल्स के अंडर गवर्न किया जाता था, यानी कि उन्हें CSMA रूल्स के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती थी। तो अब CGHS फैसिलिटी दे दी गई है, तो इसमें बोला गया है कि अगर कोई बंदा CSMA रूल्स को ही ऑप्ट करना चाहता है, CGHS फैसिलिटी ऑप्ट नहीं करना चाहता है, तो उस बंदे को दोबारा CGHS ऑप्ट करने नहीं दिया जाएगा अगर वो सेम स्टेशन पर है। हाँ, उसका ट्रांसफ़र हो गया, वो बंदा दूसरे स्टेशन पहुंच गया, तो वहाँ पे जाके दूसरे स्टेशन पे जाके वो CGHS के लिए फिर से अप्लाई कर सकता है। बट अगर अभी आप किसी स्टेशन पे हैं और आप ऑप्ट करते हैं नहीं मुझे CGHS नहीं चाहिए, CSMA चाहिए, तो आप उसी स्टेशन पर जब तक हैं आपको दोबारा से CGHS की फैसिलिटी के लिए अप्लाई करने की सुविधा नहीं दी जाएगी। इफ़ सर्विंग एम्प्लॉय हैविंग CGHS कार्ड इज़ ट्रांसफर्ड ही शी हैज़ टू सरेंडर द CGHS कार्ड। नो ड्यू सर्टिफिकेट विल बी invariable entry confirming surrender of CGHS card at the new place of the posting। CGHS card will have to be applied afresh by the employee। तो वही बात है कि अगर आप किसी स्टेशन पर तैनात हैं और आपका ट्रांसफ़र हो गया है, तो आपका ये नहीं कि वही CGHS कार्ड काम करेगा, नहीं, आपको वो CGHS कार्ड वहाँ पे सरेंडर करके जाना होगा, यानी कि उसको जमा करना होगा, और आप जब नए स्टेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको नए सिरे से दोबारा से CGHS कार्ड आपको पाने के लिए उसको अप्लाई करना पड़ेगा, पूरा प्रोसीजर दोबारा से करना पड़ेगा। All serving employees of KBs up to the level of vice principal will submit his or her application in prescribed format along with relevant document to the principal in charge principal of the concerned Kendriya Vidyalaya। The principal has to verify details from the service records of the employee. After proper attestation, has to forward the application within 21 days to the concerned CGHS authority for issuing CGHS card। Needless to say that an employee who has opted for CGHS facility, deduction of CGHS contribution will be made from his salary as per CGHS rates as amended from time to time। तो जो वाइस प्रिंसिपल तक जो एम्प्लॉय है, चाहे वो PRT हो, चाहे वो TGT हो, चाहे वो PGT हो, वाइस प्रिंसिपल तक जितने एम्प्लॉय हैं उन सभी को अपनी जो एप्लीकेशन है वो अपने प्रिंसिपल या इंचार्ज प्रिंसिपल को देनी होगी, और इंचार्ज प्रिंसिपल उनको उन सभी एप्लीकेशन फॉर्म को सर्विस रिकॉर्ड से वेरीफाई करके उसको फॉरवर्ड करेंगे जो CGHS की अथॉरिटी है
और फिर सीजीएचएस कार्ड को इशू करने के लिए 21 दिन के अंदर अंदर, और जो प्रिंसिपल हैं आपकी जो सैलरी है मंथली सैलरी उसमें से आपकी सीजीएचएस का जो कंट्रीब्यूशन है यानी कि लगभग 450 रुपये जो है उसको काटना शुरू कर देना है उनको। और सर्विंग एम्प्लॉयज़ ऑफ रीजनल ऑफिस एक्सेप्ट ग्रुप ए ऑफिसर, ग्रुप ए ऑफिसर इसमें डिप्टी कमिश्नर होते हैं, शायद असिस्टेंट कमिश्नर भी ग्रुप ए में आएंगे, आइडिया नहीं है, शायद असिस्टेंट कमिश्नर भी ग्रुप ए में आते हैं। एंड प्रिंसिपल ऑफ द केंद्रीय विद्यालय अंडर द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ रीजनल ऑफिस विल सबमिट देयर एप्लीकेशन टू द कंसर्न रीजनल ऑफिस। कुल मिला के बात है कि जो रीजनल ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है, मतलब बाबू हैं, मतलब क्लर्क, एलडीसी, यूडीसी, एएसओ, अकाउंटेंट, फाइनेंस ऑफिसर, ये सब जो भी हैं ये और प्रिंसिपल्स जो हैं ये सब अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रीजनल ऑफिस को सबमिट करेंगे। रीजनल ऑफिस को सबमिट करने का मतलब उसको जो फॉरवर्ड करने का काम है वो आपका डिप्टी कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर उसको सबके एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेंगे। जैसे स्कूल के रेस्पेक्ट में प्रिंसिपल उसको फॉरवर्ड करेंगे और बाकी प्रिंसिपल प्लस पूरा जो रीजनल ऑफिस का स्टाफ है उन सभी के एप्लीकेशन, एक्सेप्ट ग्रुप ए में शायद डिप्टी कमिश्नर ही आएंगे, तो एक्सेप्ट डिप्टी कमिश्नर सभी की एप्लीकेशन डिप्टी कमिश्नर फॉरवर्ड करेंगे सीजीएचएस अथॉरिटी को, और सीजीएचएस अथॉरिटी जो है किस दिन के अंदर उनका जो सीजीएचएस कार्ड है वो इशू कर देगी। बाकी प्रोसीजर सेम ही है। ऑल द सर्विंग एम्प्लॉयज़ ऑफ जाइट अप टू द लेवल ऑफ ट्रेनी एसोसिएट विल सबमिट देयर एप्लीकेशन टू द कंसर्न डायरेक्टर जाइट। द एप्लीकेशन फॉर्म विल, हाँ तो इसमें जो ट्रेनी एसोसिएट तक जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो जाइट के डायरेक्टर को अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे और वो उसको फॉरवर्ड करेंगे सीजीएचएस अथॉरिटी को। जाइट का जो डायरेक्टर होता है वो डिप्टी कमिश्नर के लेवल का होता है। All the serving employees of Group A, officers of RO and director of JAID will submit their application from to the concerned establishment division of KVS headquarter। जो जितने ग्रुप ए ऑफिसर हैं और डायरेक्टर जाइट्स हैं यानी कि डिप्टी कमिश्नर्स हो गए और डायरेक्टर जाइट्स जो हो गए वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो केवीएस हेडक्वार्टर को सबमिट करेंगे। हेडक्वार्टर जो है उसको after due verification from the service records will be forwarded back to concerned RO JAIT for taking up the issue of CGHS कार्ड। तो ग्रुप ए ऑफिसर के एप्लीकेशन को सर्विस रिकॉर्ड से मेंटेन मतलब वेरीफाई करने के बाद उसको कंसर्न आरओ में भेजा जाएगा और उसको सीजीएचएस कार्ड इशू करने के लिए फॉरवर्ड करा दिया जाएगा। इस प्रकार से हैं। तो द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ केवीएस हेडक्वार्टर आफ्टर द ड्यू वेरिफिकेशन एंड अटेस्टेशन विल बी forwarded within 21 days to the concerned CGHS authority for issuing CGHS card. The medical bills of the all serving employees will be passed by the concerned KVS RO JAIT headquarter as per prevailing practice. The concerned authority will ensure that register of reimbursement of medical claims should be maintained and separate entry should be made for a claim under CGHS CSMA rules. It should be ensured that medical claim should be settled within 21 days of the claim received. तो ये तो नॉर्मली बात है कि हाँ जो भी क्लेम होंगे वो आपके आरओ वगैरह से या केवी से मेंटेन किए जाएंगे और इसका एक रजिस्टर मेंटेन किया जाए। द इशू ऑफ CGHS कार्ड टू रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एंड सेटलमेंट ऑफ मेडिकल क्लेम्स विल बी एंटेल एडिशनल वर्कलोड ऑन रीजनल ऑफिस फॉर विच one staff preferably ASO and one DO may be deputed hired। तो ये जो रीजनल ऑफिस में इससे काम बढ़ जाएगा थोड़ा सा, तो एक एएसओ और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो डेपुटेट किया जा सकता है, यानी कि किसी जैसे स्कूल में कोई एएसओ है तो वहाँ से बुलाया जा सकता है या हायर किया जा सकता है। The CGHS facility has been extended to the serving and retired employees of the KVS, an autonomous body, on the cost basis. If in future the rate of CGHS contribution are increased, the increased amount of contribution may have to be borne by serving retired employees of KVS to continue availing CGHS facilities। तो यहाँ पे बोला गया CGHS फैसिलिटी जो है वो KVS के एम्प्लॉयज़ को दिया गया है जो कि एक ऑटोनमस बॉडी है, कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस, यानी खर्चे जितना खर्चा होगा उसके खर्चे के बेस के आधार पर ये दिया गया है। तो अगर भविष्य में इसकी जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है वो बढ़ता है तो वो सर्विंग एम्प्लॉय या रिटायर्ड एम्प्लॉय के द्वारा ही उसका वहन किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये
लेटर था जो कि जॉइंट कमिश्नर पर्सनल के द्वारा जारी किया गया है। अब एनेक्स्चर 1 देख लीजिए आप। तो एप्लीकेशन फॉर सीजीएचएस कार्ड, यहाँ पे देखिए वो दिया हुआ है, जो applying for CGHS card for the first time, applying for pensioner CGHS card. I had CGHS card, I lost my CGHS card, plastic card, applying for issue another, please enter the CGHS बेनिफिशरी। यानी कि अगर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो पहला टिक लगाएंगे, अगर आप पेंशनर है या कभी आपका खो गया है कार्ड वगैरह तो आप सेकंड वाला वो करेंगे, उसमें आपको बेनिफिशियरी आईडी फिल करनी होगी। तो एप्लीकेंट का नेम भरेंगे, फिर उसके बाद डिपार्टमेंटल भरेंगे, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, आप डिपार्टमेंट में केंद्रीय विद्यालय संगठन इस तरीके से डेजिग्नेशन भरेंगे। आप गेजेटेड नॉन गेजेटेड है जो भी है, तो केवीएस में सब नॉन गेजेटेड ही होते हैं। और स्केल भरेंगे, लास्ट पे वगैरह भरेंगे, ऑफिशियल एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह ये सब चीज़ें भरेंगे। और ये सब चीज़ें फिल करने के बाद फैमिली डिटेल्स भरनी है, और पेस्ट 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, और जितने फैमिली मेम्बर्स हैं सबके फ़ोटोग्राफ यहाँ पे आपके सब वो होने हैं। और फिर उसके बाद आगे भरा जाएगा यहाँ पे टू बी फिल्ड बाय स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी। तो स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी में आपके स्कूल के लेवल पे आपके प्रिंसिपल हो जाएंगे, और प्रिंसिपल और बाकी आरओ के स्टाफ के लिए डिप्टी कमिश्नर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से है। और इसके साथ साथ ये आपको डॉक्यूमेंट्स टू बी एनक्लोज फॉर सीजीएचएस कार्ड डॉक्यूमेंट, तो सर्विंग और पेंशनर को जो कार्ड अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। तो जैसे प्रूफ ऑफ एज फॉर सन, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी इशूड बाय मेडिकल बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पे स्लिप ऑफ सर्विंग एम्प्लॉई, एड्रेस प्रूफ, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडिंग डिपेंडेंसी ऑफ फैमिली मेम्बर्स, कॉपी आईडी प्रूफ ऑफ डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स। तो ये सब चीज़ें आपको चाहिए होगी। तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है फैमिली की। तो हस्बैंड वाइफ, तो ये आपकी फैमिली है। एन एम्प्लॉय हैज़ एन चॉइस टू इंक्लूड देयर डिपेंडेंट पेरेंट्स और डिपेंडेंट पेरेंट्स इन लॉ फॉर पर्पस ऑफ अवेलिंग बेनिफिट्स अंडर CGHS सब्जेक्ट टू कंडीशन डिपेंडेंट being satisfied. If adoptive father has more than one wife, the first wife only. Children including legally adopted children, step children and children taken as wards to the following condition. तो यहाँ पे सन टिल ही स्टार्ट्स अर्निंग और अटेंस, यानी कि आपके लड़के को तब तक मिलेगा जब तक आप वो कमाई करना शुरू ना कर दें, उसकी जॉब ना लग जाए या 25 साल की उम्र ना हो जाए। लड़की को तब तक मिलेगा जब तक उसकी शादी, जब तक वो कमाना ना शुरू कर दे यानी जॉब ना लग जाए, या तब तक उसकी शादी ना हो जाए, इरेस्पेक्टिव ऑफ एज लिमिट। अगर सपोज़ कोई किसी लड़की शादी नहीं करती है तो उसको पूरी ज़िंदगी इसका वो मिलेगा। सन सफरिंग फ्रॉम परमानेंट डिसेबिलिटी, अगर किसी कोई प्रकार की डिसेबिलिटी है तो उसको कोई एज लिमिट नहीं है। डिपेंडेंट डिवोर्सी, डिवोर्स्ड, अबेंडेंट और सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, विडोड डॉटर, डिपेंडेंट अनमैरिड, अबेंडेंट सेपरेट फ्रॉम देयर हस्बैंड सन। यानी कि अगर आपकी कोई बहन या बेटी है जो विडो है या सेपरेट हो गई है हस्बैंड वगैरह से, तो उस केस में भी एज लिमिट नहीं है, उनको भी ये कवर मिल सकता है। डिपेंडेंट माइनर ब्रदर्स, माइनर ब्रदर को मिल सकता है जब तक वो मेजर ना बन जाए यानी 18 साल ना हो जाए। और डिपेंडेंट माइनर चिल्ड्रन ऑफ विडोड सेपरेट डॉटर्स टू द, तो जो आपकी विडोड अगर और सेपरेटेड कोई डॉटर है उनके बच्चों को भी मिल सकता है जब तक वो बड़े ना हो जाए, 18 साल ना हो जाए। फॉर द पर्पज़ ऑफ बिलिंग CGHS वैलिडिटी फॉर डिसेबल्ड सन अबव 25 प्लीज़ अटैच, तो उसकी आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना होगा। और डिपेंडेंसी में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेंबर्स ऑफ फैमिली अदर देन स्पाउस हुज इनकम इज़ लेस देन 9,000 प्लस TA पर मंथ आर ट्रीटेड as dependents are normally residing within CGHS with CGHS beneficiary। तो डिपेंडेंसी जैसे अगर आपके फादर वगैरह हैं, है ना, तो अगर आपको उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट दिखाना है अदर देन स्पाउस, यानी कि आपको डिपेंडेंट दिखाना है उनको, तो आपके फादर का या मदर जो भी हैं तो उनका आपका एक इनकम सर्टिफिकेट लगेगा जो कि 9,000 रुपये से कम का होना चाहिए, तभी वो डिपेंडेंट दिख पाएंगे। अगर वो 9,000 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये समझ के चलिए। तो CGHS मेन सिटी
है ये इस तरीके से कौन कौन सी सिटीज़ कवर्ड है सीजीएचएस के अंतर्गत, उस सीजीएचएस मेन सिटी के अंतर्गत। तो आप देख लीजिए जिस प्रकार से मेरठ है तो मेरठ के अंदर मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, बागपत, नागपुर के अंदर नागपुर, रायपुर, चंद्रपुर, जयपुर के अंदर जयपुर, जोधपुर, अजमेर, ये सब सिटीज़ कवर हैं। फिर टू फील्ड बाय कंसल्ट रिटायर्ड एम्प्लॉय, तो यहाँ पे नेक्स्टर 2 है जो कि सीजीएचएस फैसिलिटी लेने के लिए है, जो कि रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए। पहला वाला जो था वो सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए था। तो ये चीज़ें उनको फिल करनी है। फॉरवर्डिंग लेटर, ये फॉरवर्डिंग लेटर है जो कि आपके प्रिंसिपल इशू करेंगे। तो आई रिटायर्ड फ्रॉम दिस और इतना सबमिट सीजीएचएस, ये आई ऑप्ट इशू फॉर सबमिशन ऑफ मेडिकल योर फेथफुली, ये तो ये फॉरवर्डिंग लेटर है एप्लीकेशन के साथ जो लगना है। तो इसमें आपके ही जो सिग्नेचर होने हैं वो आपके ही होने हैं। और पहला वाला आपका रिटायर का था, ये टू बी फिल्ड बाय कंसल्ट सर्विंग एम्प्लॉयज़, और ये सर्विंग एम्प्लॉय के द्वारा फिल करना है, किया जाना है, जो कि अभी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पहला वाला जो था एनेक्स्चर 1, तो वो तो आपका इस तरीके से था कि वो सभी के लिए था, यानी कि वो फॉर्म तो भरना ही भरना है। इसके साथ साथ जो केवीएस के एम्प्लॉय हैं तो उनको, रिटायर्ड एम्प्लॉय को ये वाला भी भरना है उसके साथ, और जो सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये वाला भरना है। तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट डिटेल्स थी आपकी सीजीएचएस कार्ड के बारे में। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। और इसमें सीएसएमए रूल्स के बारे में आया था तो आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सीएसएमए रूल्स के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, और अगर आप चाहते हैं कि उस पर और भी डिटेल वीडियो बना दिया जाए तो मैं उसको बना दूंगा। और उसके साथ साथ देखिए ये फैसिलिटी सीजीएचएस की अभी केवीएस को एक्सटेंड हुई है, तो हम आशा करते हैं कि भविष्य में नवोदय और ईएमआरएस के साथियों को भी केवीएस, ये जो सीजीएचएस की फैसिलिटी है वो एक्सटेंड कर दी जाएगी। तो क्योंकि जिस प्रकार से केवीएस एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत, नवोदय विद्यालय समिति भी एक सेम ही स्टेटस रखती है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। और आपकी नेस्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, तो सेम ही स्टेटस है तीनों का। तो अगर केवीएस के एम्प्लॉयज़ को सीजीएचएस फैसिलिटी मिल रही है तो इनके एम्प्लॉयज़ नवोदय प्लस ईएमआरएस के एम्प्लॉयज़ को भी जो सीजीएचएस फैसिलिटी है वो भविष्य में ज़रूर एक्सटेंड की जाएगी। बस थोड़ा वेट कीजिए, अभी केवीएस के लिए हुआ है और ये आवाज़ आगे उठाई जाएगी तो सेम फैसिलिटी आप लोगों के लिए भी एक्सटेंड कर दी जाएगी। तो आप लोग होपफुल रहिए, सीजीएचएस फैसिलिटी आपको भी जल्द ही मिलने के आसार पूरी तरीके से हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, तो मिल ही जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है, और आशावान रहिए। और सीजीएचएस फैसिलिटी बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, मतलब आप कैशलेस इलाज होता है, आपको जाके हॉस्पिटल में लेट जाना है, बस आपकी सर्जरी वगैरह जो भी होना है वो सब कैशलेस होता है। तो बहुत ही एक बेटर फैसिलिटी है। आपको बहुत महंगे महंगे मेडिकल इंश्योरेंस लेने होते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में एक बहुत बड़ी मेडिकल सिक्योरिटी है जो कि आपकी फैमिली को सीजीएचएस फैसिलिटी के द्वारा एक्सटेंड किया जाता है, जिसमें आपके लाखों रुपए के ऑपरेशन जो हैं वो कैशलेस हो जाते हैं। तो एक बेटर फैसिलिटी है, तो आप लोग इसको जरूर अवेल कीजिएगा। और केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो भी साथी हैं अगर देख रहे हैं, तो अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़कर अपनी क्वेरी रख सकते हैं। और ये वाला जो लेटर है वो भी आपको मिल जाएगा। इससे पहले 23 अक्टूबर का एक लेटर है, वो भी मैं आपको दोनों लेटर टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से इस लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।